हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपके हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में जो चाइल्ड पॉलिसी का टॉपिक है, आज हम वो लेकर आए हैं। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं चाइल्ड पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि बच्चों से संबंधित अभी तक जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं उनके बारे में डिस्कस करना, जो कि एक क्लास में करना मुश्किल है। इस वजह से इसकी क्लासेस और भी बनेंगी। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका उद्देश्य क्या है चाइल्ड पॉलिसी का। तो बाल अधिकार मानव अधिकारों का एक घटक है। दुनिया में बच्चों के प्रति बढ़ती चिंता को देखते हुए कई देशों ने बच्चों के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए। भारत में इन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता ने बच्चों के विकास के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम का रूप ले लिया। ठीक है, तो ये सिर्फ किसी एक कंट्री से बिलोंग नहीं करती हैं पॉलिसीज़, ये ऑल ओवर कंट्रीज़ की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है कि हर जगह पर ही बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं, और हर देश अपने देश के अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाता रहता है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बच्चों के विकास के लिए बाल अधिकार अभिन्न अंग है। बच्चों को ये अधिकार सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने नागरिक समाज के साथ मिलकर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रम शुरू करने के प्रयास किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य बच्चों के बचपन का पोषण करना, उन्हें अस्तित्व, सुरक्षा, विकास और भागीदारी के बुनियादी अधिकार प्रदान करना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ में कभी कभी इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं कि उनको जो उनके बचपन है उसको ही छीन लिया जाता है। ठीक है, उनको काम में धकेल दिया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो इन सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए चाइल्ड पॉलिसीज़ बनाई गई। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारत का संविधान बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल मौलिक अधिकार, भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत और भाग 4 का के मौलिक कर्तव्य बाल अधिकारों की पुष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कौन कौन से भाग, कौन से आर्टिकल हैं जो बच्चों से संबंधित हैं, जो महिलाओं से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बच्चों पर राष्ट्रीय नीति 1974। बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करने के लिए भारत में कई नीतिगत पहल की गई हैं। बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नीतियां इस प्रकार हैं। पहली है यहाँ पर बच्चों पर राष्ट्रीय नीति 1974, नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 1974। यह नीति देश के बच्चों को सर्वोच्च महत्वपूर्ण संपत्ति मानती है और मानती है कि बच्चों के कार्यक्रमों को मानव संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय योजनाओं में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए, ताकि बच्चे बड़े होकर मजबूत नागरिक बन सकें। तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी जो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था 5 साल तक की जो एज होती है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उस एज में उनको जैसे भी संस्कार मिलते हैं, जो भी उनको सिखाया जाता है वो उनके आजीवन काम में आता है। बच्चे बड़े होकर वही बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 साल तक बच्चों का जो जीवन है उसको सही से उनको पालन पोषण मिल सके, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य बच्चों को जन्म से पहले और बाद में तथा विकास की अवधि के दौरान पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना, उनका पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना और ऐसी सेवाओं के दायरे को उत्तरोत्तर बढ़ाना ताकि उचित समय के भीतर देश के सभी बच्चे अपने संतुलित विकास के लिए इष्टतम परिस्थितियों का आनंद उठा सकें। ठीक है, तो किसी भी बच्चे की जो मूलभूत आवश्यकता है उन सभी की पूर्ति करनी है। सिर्फ एक पहलू पर ही ध्यान नहीं देना है। बच्चों के विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना है और ये भी देखना है कि उनको हर तरह से सिक्योरिटी मिल सके। ठीक है, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं कि जिनमें बच्चों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अवसर की समानता, बच्चों को शोषण, क्रूरता और उपेक्षा से बचाना, राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन करना शामिल है। ठीक है, कि जितनी भी उनके साथ में दुर्व्यवहार होते हैं उनसे भी बचाना और उनकी जो आवश्यकताएं हैं कि शिक्षा की आवश्यकता, स्वास्थ्य की आवश्यकता, उन सभी की पूर्ति करने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 1974 का गठन किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसका कार्य कार्यक्रम 1992। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को आई, लेकिन इसका जो कार्य कार्यक्रम है यानी कि जो स्टार्टिंग है वो 1992 से हुई है। ठीक है, 1986 में बजट सत्र के दौरान संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर चर्चा की और उसे अपनाया। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा वादा किया गया था कि यह मानसून सत्र में नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, एनईपी 1986 में 23 कार्यबलों का गठन किया गया था और प्रत्येक को एक विशिष्ट विषय सौंपा गया था। कितने कार्यबल? 23। ये कैसे थे? जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनका डेवलपमेंट करना, और जो डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे इग्नू है, इन सभी का डेवलपमेंट करना, फ्री शिक्षा, मिड डे मील, ये वाली जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी 23 कार्यबल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। एनपीई 1986 और पीओए 1992 एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप है जो प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ईसीसीई और प्रारंभिक शिक्षा को बाल केंद्रित दृष्टिकोण के साथ उजागर करता है। तो ये चीज़ पहले कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो शिक्षा है बच्चों की वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कक्षा 5 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं बट जो शिक्षण विधि अपना रहे हैं वो कक्षा 10 के बच्चे जैसी है। ठीक है, तो वो उसको समझ में नहीं आएगी। तो जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, जिस क्लास के बच्चे को आप समझा रहे हैं, आपकी शिक्षण विधि भी बच्चे के अनुरूप ही होनी चाहिए। ठीक है, विभिन्न चरणों में शिक्षा के पुनर्गठन का भाग 5 में ACCE शामिल है जो बाल विकास की समग्र प्रकृति को पहचानता है, अर्थात पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावात्मक विकास। तो इसको याद रखिएगा कि विभिन्न चरणों में शिक्षा के पुनर्गठन के कौन से भाग में ECCE शामिल है? तो भाग 5 में शामिल है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने आप ही बनाने की कोशिश किया करिए जिससे टॉपिक जो है वो इजी समझ में आ जाए। ECCE को उच्च प्राथमिकता मिलेगी और इसे एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS के साथ में उपयुक्त रूप से एकीकृत किया जाएगा। तो ECCE को किसके साथ में एकीकृत किया गया है? तो पता होना चाहिए ICDS यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के साथ। ओके, प्रारंभिक शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के सार्वभौमिक नामांकन और सार्वभौमिक प्रतिधारण और शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर केंद्रित है। अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा ECCE, वयस्क शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा आदि सहित प्रारंभिक शिक्षा जैसे कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन कौन करता है? ECCE ही करता है। ठीक है, इस नीति के कारण 1993 में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन सभी के लिए शिक्षा और 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। तो ये चीज़ हो चुकी है, ये याद रखिएगा कि 1993 में क्या हुआ, 1994 में क्या हुआ। ठीक है, और ये किसके तहत हुआ? NEP 1986 के तहत। ओके, नेक्स्ट है बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आपके जो एक्ट हुए हैं उनमें अगस्त 1987 में घोषित बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए कार्य योजना शामिल है। बाल श्रम एवं विनियमन अधिनियम 1986 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो कितने व्यवसायों पर? 18 व्यवसाय। कितने प्रक्रियाएं? 65 प्रक्रियाओं पर। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं वो याद रखिएगा। एंड कौन सी पॉलिसी कौन सी ईयर आई है, कौन से सन में आई है वो भी याद रखिएगा। ठीक है, इस समस्या से निपटने के लिए नीति में उल्लिखित कार्य योजना इस प्रकार है कि बाल श्रम अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए विधायी कार्य योजना, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाए और गैर कामकाजी क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चों की कामकाजी स्थिति सुनिश्चित की जाए। खतरनाक क्षेत्रों को बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाए। तो हम सभी ये जानते हैं कि बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फिर बच्चों को इस तरह के कार्यों में लगा दिया जाता है जिनसे वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, अपने माता पिता से बिछड़ जाते हैं। तो इस तरह के बच्चों की भी सिक्योरिटी के लिए इस तरह ये कानून आए हैं
और साथ ही साथ जो बच्चे अपने गरीब होने की वजह से इन कामों में स्वयं जाते हैं, उनको भी इस अवस्था से निकालने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। ओके, ये अधिनियम बाल श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए सामान्य विकासात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी निर्धारित है। चूँकि गरीबी बाल श्रम का मुख्य कारण है, कार्य योजना इन बच्चों और उनके परिवारों को सरकार के विभिन्न गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन योजनाओं के तहत भी कवर करने की आवश्यकता पर जोर देती है कि भाई अगर परिवार गरीब है और इसकी वजह से अगर बच्चा इस खतरे जैसे काम को कर रहा है, या 14 साल से कम उम्र का बच्चा है जिसको अभी पढ़ना चाहिए और वो काम कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि गरीबी उन्मूलन के जो कार्य चल रहे हैं, जो रोज़गार प्रदान किया जा रहा है, वो उनके परिवार को मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है परिणाम स्वरूप 1988 में देश के उच्च बाल श्रम स्थानिकता वाले 9 जिलों, ठीक है, कितने 9 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना शुरू की गई। इस योजना में काम से निकाले गए बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूल चलाने की परिकल्पना की गई, क्योंकि विशेष स्कूलों की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि काम से निकाले गए जो बच्चे हैं वो एक समान एज ग्रुप के नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है वो 10-12 साल का बच्चा हो लेकिन उसने कभी भी जो स्कूल है उसका चेहरा ना देखा हो, तो उनको आप एक नॉर्मल स्कूल में नहीं बिठा सकते हैं, क्योंकि वो अपने एज ग्रुप के बच्चों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से विशेष स्कूल लाए गए, जिससे जिस एज का बच्चा है उसको अगर छोटे या बड़े या नहीं आते हैं तो उनको शुरुआती पढ़ाई से उनको बांधा जाए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि भैया 10 साल का बच्चा है तो उसको 10 साल के बच्चे जैसी ही किताबें दे दी जाएं। ठीक है, बच्चों को औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के साथ ही साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रतिमाह 100 रुपये का वजीफा, पूरक पोषण और नियमित स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें नियमित मुख्यधारा के स्कूलों में शामिल होने के लिए तैयार किया जा सके। और ये विशेष स्कूलों की जो बात की गई है तो उसमें वो कुछ समय के लिए रखे जाते हैं। जब वो अपने नियमित धारा के लिए, नियमित स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनका एडमिशन नियमित स्कूल्स में करा दिया जाता है। इनको सिर्फ औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा ही नहीं दी जा रही है, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा, जिससे क्या होगा कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो कोई भी कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण भी कर पाएंगे। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जो बच्चे होते हैं वह अपने स्वास्थ्य पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, ना ही उनके माता पिता ही ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि उनके लिए खाना इकट्ठा करना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनको यही नहीं समझ आता कि भाई आज अभी सुबह खा लिया है तो शाम को वो क्या खाएंगे, तो वो स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ से बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सरकार को देखनी होती हैं, इसी वजह से ये चाइल्ड पॉलिसीज़ लाई जाती हैं। ठीक है, इस योजना के तहत बाल श्रमिकों के लिए विशेष विद्यालय चलाने के लिए जिला प्रशासन को धनराशि दी जाती है। इनमें से अधिकांश स्कूल जिले में गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते हैं। NCLP योजना का कवरेज 1988 में 12 जिलों से बढ़कर 9वीं योजना में 100 जिलों तक पहुंच गया है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शेल्टर होम की अपनी योजनाओं के माध्यम से काम से निकाले गए बच्चों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में इस मंत्रालय के प्रयासों को पूरा करने के लिए और NCLP स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन, शैक्षिक प्रशिक्षण, पुस्तकों की आपूर्ति भी प्रदान करता है आदि एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत और NCLP बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यधारा में लाना आदि, ये सारा जो काम है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आई हो। कोई भी डाउट या सजेशन है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी यूज़फुल वीडियोज़ हैं वो सभी तक पहुंच सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।